घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इस बात को लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चंपैदा अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को एक बार फिर से इस सीट से टिकट दिलाने में कामयाबी पाएंगे। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि ये वह भारतीय जनता पार्टी है जहां अच्छे अच्छे नेताओं के टिकट काट दिए जाते हैं, यानी सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए जाते हैं। तो हम अगर बाबूलाल की बात करें, वो तो फिर भी पिछली बार 22,000 वोटों से हारे थे। सवाल ये उठता है कि बीजेपी किसे आगे करेगी। जब ये सवाल उठ ही रहा था, इस बीच जेएमएम की तरफ से भी खबरें आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी भी अपना कैंडिडेट बदल सकती है, जो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, रामदास दा के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को उतारने की चर्चा थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि राज्य में महिला सहानुभूति के नजरिए से जो महिला सम्मान योजना जैसी तमाम मैया सम्मान योजना जैसी तमाम योजनाएं उन्होंने लागू कर रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए रामदास दा की पत्नी सूरजमणि को टिकट दिया जा सकता है, जिससे और भी ज़्यादा सहानुभूति बटोरी जाए और इस सीट पर पूरा समीकरण बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बाबूलाल सोरेन के अलावा लखन चंद्र मारदी, जो कि पिछली बार यानी 2019 में उतरे थे, और उनसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने भी टिकट बदला था। घाटशिला से लक्ष्मण टुडू को उतारा था, जो जेएमएम के साथ हैं। लेकिन इस बीच रमेश हांसदा, जो इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, उनकी ज़्यादा चर्चा थी। तो रमेश हांसदा, लखन चंद्र या फिर बाबूलाल सोरेन, किसे टिकट मिलेगा? लेकिन जब ये खबर पे मैं छानबीन कर ही रहा था तो मुझे एक और नाम यहाँ पर चौंकाने वाला मिला, और वह नाम है सुनीता देवदूत का। जी, आप सभी को बता दें कि सुनीता देवदूत के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और उनके बारे में कुछ जानकारी भी हाथ लगी है कि वे घाटशिला क्षेत्र में किस तरीके से सक्रिय रही। चुनाव अभी तक नहीं लड़ा है, लेकिन इसी बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं अमन सर से कि सुनीता देवदूत, जो कि एक डॉक्टर हैं और पेशे से यहाँ पर जिस तरीके से अब राजनेता की ओर कदम बढ़ा रही हैं, महिला नेत्री बनना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है उनको टिकट मिलने की, एक उम्मीदवारी की, जिसके जरिए वे अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को जनता के बीच प्रदर्शित कर सकें। सवाल यही है कि सर, यहाँ पर बीजेपी को हम देखते आए हैं 2014 में लक्ष्मण टुडू जो कि जीते थे, फिर 2019 में लखन की यहाँ पर बात करें, फिर 2024 में बाबूलाल सोरेन, तो लगातार वो कैंडिडेट बदलते आ रहे हैं। और इस बार हम महिला सहानुभूति के नज़रिए से देखें, जो मैया सम्मान योजना थी, जहां पर एक राशि महिलाओं को दी गई, कल्पना सोरेन काफ़ी उभर कर सामने आई, तो बीजेपी भी अपनी तरफ से किसी महिला को आगे कर सकती है, उसमें डॉक्टर सुनीता का नाम आया। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जाहिर बात है कि अभी कई सारे नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। कभी आप बाबूलाल सोरेन के बारे में बात करते हैं, कभी रमेश हांसदा के बारे में बात होती है, अब यहाँ पर डॉक्टर सुनीता के बारे में चर्चा होने लग गई है, जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। पूरी तरीके से तो कह सकते हैं कि जो राजनीति उसमें तो नज़र नहीं आती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करने की बात हो या बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने की बात हो, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करने की बात हो बीजेपी के लिए, वो ये करती चली आई। अब ऐसे में एक बड़ा नाम यहाँ पर अब सुनीता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है कि क्या राजनीति में पूरी तरीके से बीजेपी उनको एक्टिव करना चाहती है, क्या उनको टिकट देना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, और साथ में कह सकते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की वकालत बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, अब यहाँ पर क्या घाटशिला सीट के ऊपर सुनीता के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो भी आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं और जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में जाकर काम किया है, लोगों के बीच में जाकर काम किया है, उसका क्या अब इनाम बीजेपी उनको टिकट के रूप में देना चाहती है। लेकिन अब यहाँ सवाल एक ये भी उठता है कि रमेश हांसदा भी लगातार पूरे क्षेत्र के अंदर घूम रहे, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो भी लगातार टिकट पाने के कह सकते हैं प्रयास में लगे हुए। लेकिन इन सब को छोड़कर अगर हम चंपई सोरेन के बेटे की बात करें तो यहाँ एक अलग ही माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है चंपई सोरेन पूरी तरह से मुतमईन है कि भाई उनके बेटे को ही यहाँ पर टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके बेटे ने पिछला चुनाव लड़ा है, इस नाते बीजेपी उनको टिकट देगी। हालांकि चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई थी, ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी चंपई सोरेन जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऐसा नज़र आता है कि वो ये चाहते हैं कि उनके बेटे को ही यहाँ से टिकट मिले। अब देखिए, टिकट एक है, लेकिन बीजेपी की ही बात करें तो कभी लखन का नाम सामने आता, कभी जो है रमेश हांसदा का नाम सामने आता, कभी बाबूलाल सोरेन का नाम सामने आता, और अब डॉक्टर सुनीता का नाम सामने आने लग गया। तो ऐसे में बीजेपी भी कई नामों के ऊपर मंथन कर रही, विचार कर रही। अब यहाँ पर क्या डॉक्टर सुनीता देवदूत का नाम फाइनल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जी, सवाल ये रहेगा, रमेश हांसदा का एक इंटरव्यू में सुनना था, उसमें बाबूलाल सोरेन को लेकर या जितने भी और प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं उनको लेकर वह ये कहते नजर आ रहे हैं, अगर आप टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, अच्छी बात
बातें करिए, लेकिन आपके पास कोई ऐसी प्रतिभा, कोई ऐसा हुनर या जनता का प्यार समर्थन होना चाहिए, वहाँ पर आपने काम किया होना चाहिए, आपकी एक ज़मीनी पकड़ होनी चाहिए, तो वो बाबूलाल सोरेन की नज़र नहीं आती। देखिए नज़र नहीं आती तो जाहिर बात है कि जब आप चुनाव हार चुके होते हैं तो एक पार्टी की तरफ से भी कहने के निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी हार हुई है। जबकि आप देखें कि उनके पिता राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाते हैं और जेएमएम के साथ में राजनीति उन्होंने की है, बीजेपी में हालांकि अब शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बेटे को जीत नहीं दिला पाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई 28-29 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके की आती हैं, अगर उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं है चंपई सोरेन का, तो फिर उनके बेटे को टिकट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जब वो रामदास सोरेन को नहीं हरा पाए तो अब उनके बेटे मान लीजिए अगर चुनाव में उतरते हैं तो उनके सामने उनकी स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो सोमेश सोरेन उनके साथ में एक इमोशनल लोगों का कनेक्टिविटी हो जाएगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जेएमएम की तरफ से भी अगर उनको चुनाव में उतारा जाएगा तो हो सकता है कि मंत्री पद देकर उतारा जाए, तो यहाँ और ज़्यादा बाबूलाल सोरेन के लिए मुश्किलें होंगी। और इसके अलावा भी आप देखिए कि जब क्षेत्र की हम बात करते हैं कि हार या जीत तो एक अलग पहलू है, क्योंकि 2014 में जब स्मृति ईरानी हारती हैं राहुल गांधी से, तो वो अमेठी को छोड़ती नहीं है, बल्कि लगातार वहाँ पर जाती रहती हैं, लोगों से कम्युनिकेट करती हैं, और नतीजा ये होता है कि 2019 में वो राहुल गांधी को हरा देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जिस क्षेत्र से आपको हार मिली है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए। और जो बाबूलाल सोरेन हैं उनका वो नजरिया फिलहाल दिखाई देता हुआ नहीं नजर आता है। लेकिन यहाँ पर बात महिला कैंडिडेट को भी लेकर आ रही है, क्योंकि झारखंड की सियासत में अगर हेमंत ने अपनी सरकार रिपीट की थी, 24 साल के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो दूसरी बार लगातार सीएम बन गया, रिपीट कराकर सरकार, वो हेमंत थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान महिला वोट बैंक का था, क्योंकि करीब 5 लाख से अधिक महिलाओं का समर्थन पुरुषों के मुकाबले में जेएमएम पार्टी को मिला था, गठबंधन को मिला था। तो इस चीज़ को बीजेपी भी भुनाना चाहेगी। उनके पास कई बड़े ऐसे नाम हैं, सीता सोरेन को वह आगे लाने पर विचार किए थे साल 2024 में, लेकिन 2 चुनाव वो हार गई। अब यहाँ पर बात अगर आती है कि चंपई दा के बेटे बाबूलाल सोरेन है इसलिए जनता उन्हें चुन लेगी, तो शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी बहू है सीता सोरेन, इसके बावजूद 2 चुनाव हार गई, तो बीजेपी क्या दूसरा रिस्क लेगी, ये सवाल है। अब डॉक्टर सुनीता देवदूत की यहाँ पर बात आ रही है, तो डोर टू डोर कैंपेन करना या गांव चलो बूथ चलो अभियान जैसे, और उसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास मुद्दों के लिए, बच्चों के भविष्यों के लिए लगातार क्षेत्र की समस्याओं को सुनना, और तो और इनके बारे में जो मैं जानकारी जुटा रहा था ये भी खबर हाथ लगी कि स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं वहां पर जाना आना इनका लगातार रहता है, यानी शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी ये ध्यान देते हैं। और रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री ही थे, तो ये यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बन रही है। और हम हमेशा ये देखें सर कि बीजेपी जब भी कैंडिडेट चुनने की बारी आती है, किसी बड़े पद के नेताओं को आय करने की बारी आती है, दिल्ली के एग्जाम्पल समझें कि प्रवेश वर्मा जो सीएम के बेटे रहे हैं, उनको जब सीएम बनाने की बारी आई दिल्ली में 27 साल बाद जब बीजेपी जीती, तो ये माना जा रहा था कि प्रवेश ही सीएम बनेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता जो एक महिला चेहरा उनको आगे करके बीजेपी ने चौंका दिया, ये किसी को नहीं लग रहा था। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि इससे पहले अगर मध्य प्रदेश को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे, राजस्थान को आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी उन्होंने नए चेहरों पे दाव लगाया। तो ये बीजेपी की हमेशा से मंशा रहती है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता जो बेहतर काम करता है उसको उसका इनाम मिलना चाहिए। और डॉक्टर सुनीता जैसा आपने भी जिक्र किया कि लगातार पूरे क्षेत्र के अंदर जाकर लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, शिक्षा के बारे में जागरूक करना और तमाम तरह के सोशल जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लगातार हिस्सा वो लेती रही हैं। और यही चीज़ को देखते हुए बीजेपी उनका नाम लगातार आगे कर रही है। अब ऐसे में 4-5 बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं, तो क्या यहाँ ये माना जाए कि जो बाबूलाल सोरेन है अब उनका यहाँ पत्ता कटता हुआ दिखाई पड़ता है? क्या अब ये माना जाए कि रमेश हांसदा जो लगातार पूरे क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, क्या उनको भी बीजेपी दरकिनार करने वाली है? क्या यहाँ पर डॉक्टर सुनीता के नाम पर क्या मोहर लगने वाली है, हम इसको मानकर चले? तो फिलहाल अभी कई तरह के कयास हैं, कई तरह की बातें, लेकिन झारखंड की जो ये घाटशिला की सीट है, चुनाव होने से पहले बीजेपी के लिए अगर फिलहाल उस कह सकते हैं नजर देखें तो नजर आता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि नाम तो कई हैं लेकिन नाम पे एक पे ही मोहर लगनी है। क्या वो महिला चेहरा होंगी, क्या वो चंपई सोरेन के बेटे होंगे, क्या रमेश हांसदा होंगे? तो यहाँ कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो 3-4 नाम हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार मंथन भी कर रही है। अब हो सकता है दशहरे के बाद किसी एक नाम पर मोहर लगती हुई भी नजर आ जाए। लेकिन जेएमएम की तरफ भी नजर है कि क्या वो सोमेश को उतारेंगी या रामदास दा की पत्नी सूरजमणि को उतारेंगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव हार के बैठी है, ऐसी स्थिति में वह चंपई सोरेन जो कोल्हान टाइगर है उनको भी नाराज नहीं करना चाहेगी उनके बेटे को टिकट ना देकर, लेकिन अपने स्थानीय नेताओं को भी नजरअंदाज ना करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। अब देखते हैं कौन कैंडिडेट किस पार्टी की तरफ से आगे आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।